नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छित्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। इस बार विपक्ष की मांग पर होगा प्रश्नकाल। सत्र को लेकर पुलिस ने पुख्ता की सुरक्षा व्यवस्था। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 464 नए मामले सामने आए। अब तक 1413 मरीजों की हुई मृत्यु। कोरोना वैक्सीन और टीकाकरण के लिए तैयारियां जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 22 दिसंबर को शिक्षकों से करेंगे बातचीत। केंद्रीय मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के लिए मांगे सुझाव। और कोटद्वार में गढ़वाल राइफल सेना के लिए आज से शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पहले दिन उत्तरकाशी की 7 तहसीलों के युवा हुए शामिल। कोविड-19 के नियमों का किया गया पालन। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र को शांतिपूर्ण चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विपक्ष के नेताओं ने शांतिपूर्ण सत्र चलाने का भरोसा दिया है। उन्होंने बताया कि सत्र में 5 विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही अब तक 484 सवाल विधानसभा को प्राप्त हुए हैं जो सदन में उठाए जाएंगे। विपक्ष की मांग पर इस सत्र में प्रश्नकाल भी चलेगा। परसों फिर उसी प्रकार हमारा कार्य सत्र का प्रारंभ होगा, जिसमें अनुदान वार जो है अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी और साथ साथ पटल पर जो है जो विधेयक हैं वो रखे जाएंगे। और उसी दिन फिर दोबारा हम कार्यमंत्रणा समिति की बैठक करेंगे जो अगले दिन का हम एजेंडा तय करेंगे। और इसमें ये भी तय हुआ कि प्रश्नकाल भी चलेगा। हमारे पास अभी तक जो है 5 विधेयक जो हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं। अभी तक हमारे पास जो है 484 प्रश्न अभी तक में। शीतकालीन सत्र के पहले दिन इस साल दिवंगत हुए विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कल का जो सत्र होने वाला है, कल हमारे सामने जो हमारे माननीय विधायक रहे हैं सोरेन सिंह जीना, उनके निधन के कारण साथ में हमारे 4 पूर्व विधायक और भी अनुसुईया प्रसाद मैकुरी जी, सुंदरलाल मंद्रवाल जी, कृष्ण चंद्र पुनेठा जी और तेजपाल पवार जी, इन लोगों के भी निधन की सूचना हमें प्राप्त हुई है। उस नाते उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और बस इतना जरूर होगा कि अनुदान व जो हमारे अनुपूरक मांगे हैं उनका प्रस्तुतिकरण कल करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सभी विधायकों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। बिना रिपोर्ट के किसी भी विधायक को सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। वहीं बैठक के बाद राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने बताया कि विपक्ष सदन में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसान संबंधी मुद्दों को सदन में उठाएगा। MSP पर ही उसका सामान खरीद ले तो वो रोटी खाने लायक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार को भी हम प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। 310 में छात्रवृत्ति घोटाले जो SC ST के हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े सब लोग बच गए, छोटे छोटे लोगों को नोटिस आदि जा रहे हैं। कल होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और यातायात को लेकर पुलिस लाइन में SSP योगेंद्र सिंह रावत ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान किसी भी पुलिस अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिसकर्मियों को सत्र के दौरान होने वाले धरना प्रदर्शन पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। विभिन्न राजनीतिक दल और विभिन्न सामाजिक संगठन आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, विरोध आदि करते हैं, जो कि एक लोकतांत्रिक उनका अधिकार है, लेकिन वो अपने अधिकार में सीमित रहें और विधानसभा सत्र भी निर्बाध रूप से संपन्न हो। इसके लिए जो देहरादून पुलिस है इसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जो उचित स्थान है वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विधानसभा सत्र शांतिपूर्वक ढंग से पूर्ण हो। SSP ने कहा कि सभी लोगों से कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करने का अनुरोध किया जाएगा।
रूप से हम ये अनुरोध करेंगे कि वो सामाजिक जो एक दूरी है और मास्क है इसका वो पालन करें। इसके अतिरिक्त जो हमारा पुलिस फोर्स होगा उसको भी हम ये इंश्योर कराएंगे कि ये मास्क पहने। सोशल डिस्टेंसिंग में जितना व्यवहारिक रूप से हो पाएगा उतने हम उनकी सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे। और चूंकि ये एक विश्वव्यापी संक्रमण है तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध होगा कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि उनका स्वयं का या अन्य किसी का जीवन संकट न पड़े। प्रदेश में आज कोरोना के 464 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 6177 है। प्रदेश में अब तक 1413 कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। उधर बागेश्वर जिला प्रशासन ने कोरोना वैक्सीन और टीकाकरण को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैक्सीनेशन के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कोरोना वैक्सीन और टीकाकरण के संबंध में हुई बैठक में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जो प्रक्रिया चुनाव के समय अपनाई जाती है उसी के आधार पर ही वैक्सीन लगाने का काम होता है। उन्होंने वैक्सीन के लिए बनाए जाने वाले बूथों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में स्वास्थ्य विभाग भी कोल्ड चेन और स्टोरेज प्वाइंट का इंतजाम कर रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीबी जोशी ने बताया कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल से जुड़े लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। फिर 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और बीमार लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। हम लोगों द्वारा जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद प्रायोरिटी जो पुलिस है, नगर पालिका है, इनके जो लोग काम कर रहे हैं उनको दी जाएगी। उसके बाद जो 50 प्लस के लोग हैं या कोमॉर्बिड लोग हैं जिनमें कोई बीमारी साथ में है, जैसे हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीओपीडी, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो प्लानिंग है कि मतलब 20% जिस हिसाब से हमें वैक्सीन अवेलेबल होती है उस हिसाब से हम वैक्सीनेशन करते जाएंगे। हमारी जो तैयारी चल रही है इस समय डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो जो वैक्सीनेशन होगा बिल्कुल इलेक्शन मोड पे होगा, जैसे इलेक्शन में पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए वोटर लिस्ट के अनुसार सूची तैयार होगी, जिसमें बीएलओ और पटवारी सहयोग करेंगे। 2724 फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का डाटा तैयार किया गया है। वैक्सीनेशन के लिए 35 बूथ चिन्हित किए गए हैं। इसमें सभी सीएचसी और पीएचसी सेंटरों को शामिल किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद भी सभी को कोविड नियमों का पालन करते रहना होगा, तभी इसके परिणाम सार्थक होंगे। वैक्सीन का तो अभी डेफिनेट नहीं है कि किस दिन आएगी। वैक्सीन आने के बाद भी अभी ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगते ही उसको इम्यूनिटी मिलना शुरू हो जाएगी। जनता को अभी हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो है जो डिस्टेंसिंग है, हाथ धोने वाली प्रोसेस है, मास्क पहनने वाले, इसमें बिल्कुल ढिलाई ना बरतें। जब तक आपको पूरी तरह वैक्सीन ना लग जाए उसके बाद भी वैक्सीन आती है वो 2 महीने में इम्यूनिटी देती है, जब या 3 महीने में देती है, तब तक पूरे प्रिकॉशन रखने हैं। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 22 दिसंबर को बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षकों से बातचीत करेंगे। अपने संदेश में उन्होंने कोरोना काल में शिक्षण कार्यों को जारी रखने के लिए शिक्षकों की सराहना की। शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के लिए शिक्षकों से सुझाव मांगे हैं। ये जो सीबीएसई की परीक्षाएं हैं, उस दिशा में आपका क्या विचार है? क्या सोच रहे हैं आपकी? ये कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए? यदि यही परिस्थितियां रहती हैं तो इन परिस्थितियों में क्या मार्ग निकल सकता है? और परिस्थितियां साधारण होती हैं तो सामान्य परिस्थितियों में हमको क्या करना चाहिए? आपका क्या मन है? आप प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में क्या विचार रखते हैं? तो मुझे भरोसा है कि आप थोड़ा सा सुझाव भी देंगे। आपका परामर्श हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पौड़ी जिले के कोटद्वार में गढ़वाल राइफल सेना की भर्ती आज से शुरू हो गई है। बलबीर स्टेडियम में हो रही भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन उत्तरकाशी की 7 तहसीलों के युवा शामिल हुए। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया। सेना के अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि भर्ती होने आए सभी युवाओं के दस्तावेजों की जांच पड़ताल के साथ साथ कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट भी देखी जा रही है। भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए मैदान में चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।
कैंडिडेट्स का सोशल डिस्टेंसिंग देखा गया, वो मास्क लगा के हाथ में सैनिटाइजर लेके आए। जो कैंडिडेट्स पास होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उनको बीम का टेस्ट होगा, उनको 9 फीट की डिच पार क्रॉस करनी होगी। पारदर्शिता के लिए 22 सीसीटीवी कैमरे इस समय ग्राउंड पर लगे हुए हैं। कोटद्वार के उप जिलाधिकारी योगेश सिंह मेहरा ने बताया कि भर्ती के लिए आए युवाओं के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। कोविड-19 की जांच के लिए जगह जगह सेंटर भी बनाए गए हैं। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ यहाँ पे जो है पूरा भर्ती रैली कंडक्ट कराई जा रही है। देखिए, कोविड-19 का एक जो तहसीलवार एक रोस्टर है, उसके हिसाब से दुगड्डा के जो भर्ती रैली का दिन प्रस्तावित है, उसको देखते हुए 3 यहाँ पे कोविड टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को यहाँ पे सिम्प्टोमेटिक पाए जाने पे या आवश्यकता के दृष्टिगत यदि जो सैन्य प्रशासन है उसके द्वारा अगर बताया जाता है तो उसका कोविड केयर सेंटर कोडिया में कोविड टेस्ट कराया जा सकता है। आपको बता दें कि आज भर्ती रैली में 2744 युवाओं ने हिस्सा लिया। दौड़ में 522 युवा सफल हुए। सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा जिले के दूर दराज के क्षेत्रों के लिए आज 2 एम्बुलेंस हरी झंडी दिखाकर रवाना की। एम्बुलेंस को ताकुला और चौखुटिया में तैनात किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर सांसद निधि से स्वास्थ्य विभाग को वेंटिलेटर और पोर्टेबल एक्सरे मशीन उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि आगामी मार्च में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का संचालन किया जाएगा। उन्होंने पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का आभार जताया। भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी का और डॉक्टर हर्षवर्धन जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे पिथौरागढ़ को भी मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा की है और उसका पैसा भी हमारा रिलीज हो रहा है और उसकी जगह भी हमने चिन्हित कर ली है, उसको भी तत्काल हम पूरी करेंगे। चमोली जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम प्रसाद बहुगुणा की शताब्दी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। उनके जन्म दिवस पर आज जनप्रतिनिधियों, साहित्यकारों सहित अन्य लोगों ने नंदप्रयाग में उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके बेटे समीर बहुगुणा ने बताया कि कम उम्र में ही राम प्रसाद बहुगुणा स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गए थे। वर्ष 1920 में जन्मे राम प्रसाद बहुगुणा वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। उसके बाद बहुगुणा जी ने ये कह करके कि मुझे अंग्रेजों की गुलामी में पढ़ना स्वीकार नहीं है, स्कूल छोड़ दिया और अपने स्वाध्याय से उन्होंने पढ़ाई की। 1942 में वे कई आंदोलनों में भाग लेते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। जेल से छूटने के बाद उन्होंने समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए, समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के लिखना शुरू किया और कलम को ही अपना आधार बनाया। नंदप्रयाग की नगर पंचायत अध्यक्ष हिमानी वैष्णव ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौर में चमोली से किसी पत्र का प्रकाशन नहीं होता था। तब राम प्रसाद बहुगुणा अपने हाथों से लिखकर लोगों को पहाड़ की समस्याओं और आजादी की लड़ाई के प्रति जागरूक करते थे। ये उनका बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा है और उसके बाद आज़ादी के बाद जनपद चमोली में पत्रकारों का जो उनसे जुड़ाव हुआ और उनमें सौभाग्य से एक नाम मेरा भी है। मैं भी उनके देवभूमि से जुड़ा रहा और स्थानीय होने के नाते मैं भी समाचारों का प्रेषण उनको करता रहता था और पत्रकारों की एक फसल उन्होंने यहाँ पे तैयार की और बड़ी संख्या में पत्रकार बने। स्वर्गीय रामप्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल का पहला साप्ताहिक अखबार देवभूमि का प्रकाशन नंदप्रयाग से किया और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। गढ़वाल शैली के प्रख्यात चित्रकार मोला राम के द्वारा बनाए गए चित्रों की संख्या हजारों में आंकी जाती है। वर्तमान में इस शैली में चित्रकार अंशु मोहन द्वारा कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रख्यात चित्रकार मोला राम गढ़वाल चित्रकला के जन्मदाता माने जाते हैं। उनके पूर्वज श्यामदास और हरदास मुगलकालीन चित्रकला में पारंगत थे। अंशु मोहन मोला राम के चित्रों की खोज करने के साथ साथ उनके चित्रों की प्रतिकृति तैयार कर रहे हैं और गढ़वाल शैली में चित्र भी बना रहे हैं। लघु चित्रकला से ये आरंभ होता है जब दारा शिको का बेटा सुलेमान शिको औरंगजेब जब उसको निष्कासित करता है अपने राज्य से, तो वो पहाड़ की तरफ माइग्रेट करता है और माइग्रेट होने पे यहाँ का जो राजा रहते हैं पृथ्वी शाह, उनके शरण में आते हैं वो लोग।
तो दारा सुलेमान शी को अपने साथ यहाँ के 17 जो अपने दरबारी थे उनको लेके पहुंचते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये कला यहीं से ही प्रारंभ होती है। पहाड़ी स्कूल की टेक्निक्स जो है बनाने की, सभी ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल हैं उनमें टेक्निक सेम ही रहती है। गढ़वाल शैली की चित्रकला की सबसे बड़ी खासियत है इसके रंग। इस शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। गढ़वाल शैली में चित्रकारों ने चित्रण के लिए लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की विषय वस्तु को अपनाया। श्री कृष्ण गढ़वाल शैली में व्यापक रूप से चित्रित हुए हैं। गढ़वाल शैली में नारी का सौंदर्य बोध और उसका चित्रण लाजवाब है। गढ़वाल स्कूल ऑफ आर्ट के जो लास्ट आर्ट वर्क है वो देहरादून स्थित गुरु रामराय दरबार के जो फ्रंट वाला पैनल है उसमें बची हुई है, जो कि लगभग 1870-1880 में लगभग जो है कंप्लीट। गढ़वाल स्कूल ऑफ आर्ट की जो पेंटिंग्स है वो दुनिया के कई म्यूजियमों में अवेलेबल है। लंदन में है, अमेरिका में है, भारत में भी कई ऐसे म्यूजियम है जहां पर इसके चित्रकला के जो चित्रकला है वो उसके जो आर्ट वर्क है वो अवेलेबल है। गौरतलब है कि मोलाराम द्वारा बनाए गए गढ़वाल शैली के चित्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, भारत कला भवन, हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन और बोस्टन म्यूजियम अमेरिका में भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। इस बार विपक्ष की मांग पर होगा प्रश्नकाल। सत्र को लेकर पुलिस ने पुख्ता की सुरक्षा व्यवस्था। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 464 नए मामले सामने आए। अब तक 1413 मरीजों की हुई मृत्यु। कोरोना वैक्सीन और टीकाकरण के लिए तैयारियां जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 22 दिसंबर को शिक्षकों से करेंगे बातचीत। केंद्रीय मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के लिए मांगे सुझाव। और कोटद्वार में गढ़वाल राइफल सेना के लिए आज से शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पहले दिन उत्तरकाशी की 7 तहसीलों के युवा हुए शामिल। कोविड-19 के नियमों का किया गया पालन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।